द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला। आदिवासी वोटर्स को, आदिवासी समाज को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। बहुत हद तक कामयाब कोशिश दिखती है। गैर एनडीए दल भी नतमस्तक हो गए, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना पड़ा। इसके बाद दलित कार्ड खेला जा सकता है। बीजेपी निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है, तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित चेहरे को बीजेपी का अध्यक्ष बना सकती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य हों, जो कि दलित चेहरा हैं, हार के बावजूद उप मुख्यमंत्री बने, और वो जिस तरीके से अखिलेश यादव पर इस पूरे मुद्दे पर हमले कर रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि दलित राजनीति, दलितों की राजनीति, उनको अपने साथ लाने के प्रयास उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण हैं। दलित राजनीति की बात हो रही है और मायावती का नाम ना आए। वो निर्विवाद रूप से दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका प्रभाव देखने को मिला। भारतीय राजनीति में मायावती का लेकिन जिस तरह से पतन हुआ है हाल के दिनों में, वो इस बात का बड़ा उदाहरण है कि एक राजनीतिज्ञ को क्या नहीं करना चाहिए। मायावती ने सामाजिक मुद्दों से जुड़े दलित संगठन बहुजन समाज पार्टी को सफलतापूर्वक एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील किया। 1990 के बाद मायावती एक बार नहीं बल्कि 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 22 वर्ष बाद आज की तारीख में मायावती की राजनीति एक तरीके से खत्म दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में एक सीट है सिर्फ बीएसपी के पास विधानसभा में। बीएसपी की राजनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार हो चुकी है, खासतौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से। किसी वक्त सफलतापूर्वक सरकार चलाने और राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी जो कोशिशें थी, उसको अब कोई याद नहीं करता है। आपको याद होगा, उनके प्रशासन को याद किया जाता है, खासतौर पर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर। लेकिन एक वो वक्त था जब मायावती दलित राजनीति में की वजह से भी सुर्खियों में रहती थी। बल्कि ये कहें कि दलित राजनीति का दूसरा नाम मायावती बन गई थी तो गलत नहीं होगा। राजधानी लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद तो मायावती और मुलायम भले ही एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करते हों, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो उसके बाद सूबे की सियासत की सबसे बड़ी दलित नेता बनकर उभरी। मायावती ने अकेले के दम पर बसपा को राज्य में 25 से 30% वोटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करवाई थी। और अब भी ऐसा माना जाता है कि दलित समुदाय, दलित वोटर्स बीएसपी के साथ में या मायावती के चेहरे के साथ में जुड़े हुए हैं। कुल 31% दलित वोट का अधिकांश हिस्सा मायावती को मिलता रहा, जिसमें लगभग 23% जाटव बिरादरी मायावती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी 2022 के पहले तक। इसीलिए प्रदेश में 80 से 100 सीटों पर माया अपने ही वोटों के दम पर मजबूत दिखाई देती थी और हालिया चुनाव से पहले वो काफी मजबूत रही थी, ये भी मानना पड़ेगा। प्रदेश में पिछले करीब 25 साल से दलित राजनीति में मायावती का सामना कोई भी नेता नहीं कर पाया। अनेक बार मायावती से टूटकर अलग हुए नेताओं ने अपने दम से कुछ करने की कोशिश की, लेकिन माया दलितों की देवी की तरह हमेशा शिखर पर बनी रही। मायावती से दीनानाथ भास्कर, परखुराम वर्मा, आर.के. चौधरी सहित कई नेता पहले अलग हो चुके हैं। इस बार की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल के दिनों में तो जगह जगह पहले बीजेपी के साथ, अब समाजवादी पार्टी के साथ, और अभी कहाँ जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही बड़े नेता माने जाते थे, मायावती के बड़े खास माने जाते थे, और ये मौर्य समाज के जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए एक बड़ा चेहरा थे। इनके अलावा आर.के. चौधरी के अलावा अयोध्या पाल, ये तमाम वो नाम हैं जो किसी समय पर मायावती के साथ में राजनीति शुरू करने वाले या खुद को खुद की पहचान बनाने वाले नेता रहे। इसके बाद भी मायावती के वोट बैंक पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। इन सबके छोड़ के जाने के बाद भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का यूपी में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उसका वोट प्रतिशत 19.77 था। इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणामों और उसके जो आंकड़े और तथ्य सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बसपा का कोर वोटर काफी हद तक उसका साथ छोड़ चुका है। 2019 के बाद से बसपा की नेता मायावती राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखने के बजाय निष्क्रिय ज्यादा नजर आती हैं, जिसका असर इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणामों में बसपा के प्रदर्शन से साफ दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर सिर्फ 4.1% रह गया था, जो 2009 में 6.2% था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी दलितों का बीजेपी के प्रति ज्यादा रुझान देखने को मिला, और बीजेपी जानती है इस बात को। किसी भी पल ये वोटर मायावती के पास जा सकता है, इसलिए बीजेपी दलित कार्ड उत्तर प्रदेश में खेलती दिखाई देगी। देश में कुल 131 सीटें रिजर्व हैं, 84 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने 2019 में मोदी लहर के दम पर 77 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी में लगभग 22% दलित हैं। बसपा को इस बार विधानसभा चुनाव में तकरीबन
13% वोट मिला है। बहुत कम है, लेकिन फिर भी 13% वोट मिला है। ये वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम है। वहीं एक सीट के साथ वो अब तक के अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इससे साफ है कि पार्टी का अपना बेस वोटर भी पार्टी से दूर हो गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। कुछ लोगों ने इसके पीछे बड़ी वजह बताई, बसपा का अघोषित साथ। बी पार्टी कहा गया। बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें थीं। ये ऐसी सीटें थीं जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावनाएं थीं। इन 122 में 68 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती। मायावती ने बसपा के जीतने से ज्यादा जोर भाजपा को जिताने पर लगाया, ऐसा आरोप लगाया गया। लेकिन देखिए, ये समझने जैसी चीज है। अभी आजमगढ़ का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ है उसमें भी लगभग यही स्थिति हुई है। बेशक गुड्डू जमाली जीते नहीं, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर मुस्लिम वोटर्स में एक बहुत बड़ा दोफाड़ देखने को मिला। धर्मेंद्र यादव वोटर्स को तो अपनी तरफ लेकर आ पाए, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें उतना खुलकर वोट नहीं दिया जैसा विधानसभा चुनाव के दौरान इसी क्षेत्र में अखिलेश यादव को या उनकी पार्टी को दिया गया था। गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा फैक्टर सामने रख दिया। ये तस्वीर रख दी कि अगर मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ जाते हैं तो वो या तो खुद भी जीत सकते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, या कम से कम समाजवादी पार्टी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ज़्यादातर सीटों पर यही हुआ था, और ये एनालिस्ट नहीं कहते हैं, ये बीजेपी की अपनी एनालिसिस कहती है, जो उन्होंने चुनाव में जीत के बाद की थी। और उन्होंने ये माना था कि कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स की वजह से उनको फायदा हुआ है। तो कभी कभी यूपी में सरकार बनाने वाली बसपा सिर्फ एक सीट तक सिमट कर रह गई है इस बार। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इस चुनाव में जिस तरह से मायावती ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदले और उम्मीदवारों के चयन की उनकी जो रणनीति रही, उससे कई जगहों पर भाजपा को फायदा पहुंचा है। मायावती पर काशीराम की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने तक के आरोप लगा दिए गए। पिछड़ी जातियों के नेताओं को किनारे करके ऊंची जाति के लोगों को आगे बढ़ाया गया, और ब्राह्मणों पर उन्होंने फोकस किया था, लेकिन अब अपना पैंतरा बदला है। इस चुनाव के बाद से अब वो धीरे धीरे दोबारा दलित मुस्लिम समीकरण की तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि उन्हें दलितों से दूर हटने का खमियाजा भुगतना पड़ा। सतीश चंद्र मिश्रा बहुत समय तक बहुत ऊपर दिखाई दिए, बहुजन समाज पार्टी में सेकंड इन कमांड दिखाई देते थे, अब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस समय दलित राजनीति बिखराव का शिकार हुई है। यूपी में बसपा का कमजोर होना, बिहार में रामविलास पासवान का निधन और महाराष्ट्र में भी रामदास अठावले के सीमित प्रभाव ने दलित राजनीति में एक बड़ा खालीपन ला दिया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी द्वारा दलित समाज को बड़ा संदेश देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। पंजाब चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद सीएम भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट में 4 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए हैं, लेकिन किसी को राज्यसभा न भेजकर भी वो घिरे हैं। मायावती यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेकर 2024 के चुनाव में उतरना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग से अपना पूरा ध्यान उन्होंने दलित राजनीति पर शिफ्ट कर दिया है। पहले मायावती ने अपने सबसे करीबी और विश्वास पात्र रहे सतीश चंद्र मिश्रा को अलग किया, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सामने आके कहा कि वंचित समाज से आती हैं और हम इनका समर्थन करेंगे, हमारी लड़ाई तो यही रही है। और अब ओपी राजभर, जो दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने भी संकेत दिया है कि बीएसपी चुनावी रण में उनके साथ उतरने में दिलचस्पी दिखा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां हैं और उनके लिए अगला दरवाज़ा मायावती हो सकती है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओपी राजभर पर फोकस हो रहा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की हार कह लीजिए, समाजवादी पार्टी की हार से ज़्यादा सबक लिया जा रहा है। जो वोट प्रतिशत मिला है, वोटों की संख्या मिली है, उससे बहुजन समाज पार्टी सीख रही है। दलित मुस्लिम समीकरण के बारे में तो मायावती विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कह रही हैं। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिमों ने सपा के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बीजेपी को हराना है तो दलित और मुस्लिम समुदाय को साथ में आकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा। हालांकि ये समीकरण सपा और बसपा की आपस की लड़ाई को दिखाता है। बीजेपी जानती है इनकी आपस की लड़ाई में बहुत मुमकिन है उसको बड़ा फायदा हो। उनका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतना, सभी सीटें जीतने का दावा भी बीजेपी करती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी दलित समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करे। विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछले लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली है। ऐसे में बीजेपी भी आपको उत्तर प्रदेश में दलित कार्ड खेलती दिखाई देगी। इस सब के बीच में मायावती भी अपनी दलित राजनीति को नए सिरे से समझ रही हैं, परख रही हैं, और नए माहौल में नए अंदाज में मायावती दिख सकती हैं। हाँ, उनकी राजनीति अब एक बार फिर दलितों के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।